नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक संस्कृत से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं। जो संस्कृत सामान्य व्याकरण के यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की संख्या 140 यानी कि 140 क्वेश्चन है, जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। तो यदि मित्रों आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो निश्चित रूप से आप कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सामान्य व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर लगभग पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे पास संकलित करके इस वीडियो के माध्यम से आपके पास में भेजे जा रहे हैं। तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमने कैसे क्वेश्चन लिए उन क्वेश्चनों को हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चनों की इस 140 क्वेश्चनों की श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास में पहला क्वेश्चन। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, लेकिन बड़ा बनने में इसमें से ऐसे क्वेश्चन संकलित किए गए हैं जो एग्ज़ाम के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चनों का पैटर्न भी कैसा होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नांकितेषु सघोष वर्ण है नास्ति। देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है सघोष। सबसे पहली बात, सघोष है क्या? अब ये अपने को पहचानना है। तो दोस्तों, जो हमारे प्रयत्न होते हैं, यत्न जो होते हैं, प्रयत्न जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो आभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न। ठीक है दोस्तों, आभ्यंतर यत्न जो होते हैं उनकी संख्या होती है 5 और बाह्य यत्न जो होते हैं उनकी संख्या होती है 11। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य यत्न जो है, उस बाह्य यत्न में ये सघोष वर्ण जो है वो चलते हैं। लेकिन कौन कौन से हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे कि एक पहला पॉइंट आता है अविश्वास। ए का मतलब हो गया दोस्तों अघोष। ए का मतलब अघोष, वी का मतलब हो गया विवार और अंत में आ जाता है श्वास। इसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है और आता है हमारे पास में घोष, नाद और संवार। इसमें आता है मित्रों हमारे पास में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। निम्नांकितेषु सघोष वर्ण है नास्ति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारे पास में स, फिर आता है हमारे पास में जय, च, छ, जय यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण। फिर आता है हमारे पास में न यानी वर्ग का पांचवा वर्ण। और एक आता है हमारे पास में है यानी कि हम कह सकते हैं यण वर्ण का, सॉरी सल वर्ण का। कौन से वर्ण का? सल वर्ण का हमारे पास में वर्ण आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, सल वर्ण। तो दोस्तों, ये भी है, ये भी है और ये है। तो अब हमारे पास में शेष क्या रह जाता है? श। अर्थात इस आंसर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन जो है स जो है, इस स को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड, और वो है स्पर्श वर्णः के स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? यण वर्णः, सेकंड है अच वर्णः, स ऑप्शन है सल वर्णः और वर्गीय है वर्णः। देखिए स्पर्श वर्णः के स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो मित्रों यण वर्ण तो होते हैं य, व, र, ल। अच का मतलब हो गया स्वर और सल का मतलब हो गया स, श, श है। और यहाँ पर आ गया वर्गीय है वर्णः यानी कि वर्ग के वर्ण। अब वर्ग के वर्ण कौन से होते हैं? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और
पै वर्ग। तो क्वेश्चन ये है कि स्पर्श वर्णः के स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि वर्गीय है वर्णः। अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन स्वीकार करेंगे, 10वें नंबर का जो है वर्गीय वर्ण जो है उनको हम लोग यहाँ पे स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो मित्रों ये उच्चारण स्थान से संबंधित है। पहला ऑप्शन है दंतः, सेकंड है दंतोष्ठम, तीसरा है ओष्ठो, चौथा है कंठोष्ठम। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान यदि आपको अच्छे से याद है तो निश्चित रूप से आप इनका आंसर हल कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा दंतोष्ठम, यानी कि वकारस्य दंतोष्ठम। तो हमें यहाँ पर इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन के अंदर ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर राइट करना है, सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकितेषु महाप्राण वर्णः भवन्ति। महाप्राण वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है वर्गाणाम प्रथमम द्वितीयम वर्णः, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः, यानी कि द्वितीय चतुर्थ पंचम वर्ण, यानी कि तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण। और यहाँ पर आ गया वर्गाणाम सम संख्या का वर्णः, वर्ग का दूसरा और चौथा। और विषम, विषम का मतलब हो गया जिसकी संख्या समान नहीं है, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सम संख्या का वर्णः, यानी कि यहाँ पर स ऑप्शन को स्वीकार करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु अघोष वर्णः भवन्ति। देखिए, वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णः, प्रथम और द्वितीय वर्णः। वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वर्गाणाम सम संख्यकः वर्णः, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा। सम संख्या ये हो गई, विषम संख्या वही कहलाएगी जो हमारे पास में पहले थी, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकितेषु अघोष वर्णः भवन्ति। अघोष वर्ण होते हैं। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो उसके बारे में अपने को यहाँ पर बताना है। तो अघोष वर्ण कौन से होंगे दोस्तों, यहाँ पर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। कौन सा होता है, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण कहलाता है। तो इस आंसर के इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ऊष्म वर्णः, यानी कि ऊष्म वर्णों को क्या कहते हैं, सल वर्ण। सल वर्णः भवन्ति। पहला ऑप्शन है घोषः, सेकंड ऑप्शन है अघोषः, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अल्प प्राणः और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर महाप्राणः। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, सल वर्ण जो होते हैं वो सल वर्ण कौन से कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं अपन लोग अघोषा, या फिर घोषा, या फिर अल्प प्राण, या फिर महाप्राण। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर अपन स्वीकार करेंगे महाप्राण, यानी कि महाप्राण जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सलवर्ण कहते हैं। और सलवर्ण के अंतर्गत ही महाप्राण के अंदर इसमें सलवर्णों को महाप्राण में ही स्वीकार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग द ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी पूछे जाने वाला मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। अधोलिखित निर्दिष्ट सूत्रेषु, यानी कि नीचे लिखे गए जो सूत्र हैं उन सूत्रों में प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार संज्ञा विधायक है। इसका पहला ऑप्शन है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, सेकंड है आदिरंतयेन संहिता, तीसरा है उकालो अजस्र ऋष्व है दीर्घ प्लुत है, और तीसरा ऑप्शन है तपरस तत्काल है। तीसरा ऑप्शन होगा तपरस तत्काल है। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा बाय ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन स्वीकार करेंगे दोस्तों,
ब ऑप्शन, यानी कि आदिरंतयन संहिता। ये जो दोस्तों संहिता है, ये जो संहिता है, ये इस संहिता को ही प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। कौन सा सूत्र कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, या प्रत्याहार भी कह सकते हैं। अर्थात प्रत्याहार जो है, उस प्रत्याहार का दूसरा नाम संहिता भी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ बड़ा है, इसमें वर्णों की संख्या अधिक दी गई है, तो फिर भी अधोलिखितेषु मूर्धन्य वर्णाः सन्ति, मूर्धन्य वर्ण होते हैं, यानी कि इनमें से मूर्धन्य वर्ण है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, मूर्धन्य वर्ण यानी कि उच्चारण स्थान से संबंधित ये क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला हो गया अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, रीटू रसानाम मूर्धा, यानी कि ये जो री वाली जो लाइन है वो मूर्धा वर्णों के अंतर्गत आती है। देखिए री टू टय वर्ग हो गया हमारे पास में, रै भी आ गया यहाँ पर, री टू रै शा नाम मूर्धा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा? ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्णानाम अतिशय सन्निधि कथ्यते, वर्णों का पास पास मिलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन संहिता, सेकंड ऑप्शन स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन स्वरित है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर संयोग है। तो मित्रों, इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा संहिता, यानी कि वर्णों को पास पास में मिलाना ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। और इस संहिता का दूसरा नाम संधि भी होता है। तो मित्रों, याद रखना है कि संहिता और संधि एक ही परिभाषा होती है, यानी कि वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता उच्यते या कथ्यते। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की श्रृंखला कुछ ज़्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चनों के डायरेक्टली आंसर ही बताए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम लोग व्याख्या सहित क्वेश्चन का या क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों, लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे ही क्वेश्चनों को आप लगातार पाते रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हमारे सामने ये जो क्वेश्चन आ रहा है, यह क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग यहाँ इस वीडियो के अंदर संकलित कर रहे हैं कि दोबारा भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नए हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन है वेदांगेषु वेद पुरुषस्य मुखम किम भणितम, वेदों के अंग में या वेदांगों में वेद पुरुष का मुख जो है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है व्याकरणम, सेकंड ऑप्शन है निरुक्तम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ज्योतिषम, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कल्प है। तो मित्रों, इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा व्याकरणम। मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि मुख को व्याकरण के रूप में स्मरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ऑप्शन को यहाँ पर राइट करेंगे, अर्थात इसको हम लोग स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेद पुरुषस्य घ्राणम वर्तते, वेद पुरुष का नाक होता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है व्याकरणम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर निरुक्तम, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कल्पम। ठीक है दोस्तों, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा, इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर शिक्षा। अर्थात शिक्षा को वेदों का क्या कहा जा गया है? घ्राण कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग कौन से ऑप्शन को स्वीकार करेंगे? ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत तद्धित समासास्य अनेन सूत्रेण का संज्ञा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रातिपदिक, सेकंड है पद, तीसरा है घी संज्ञा, चौथा है यहाँ पर धू संज्ञा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रातिपदिक,
यानी कि कृत दित तद्दित समासास या इससे कौन सी संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कौन से ऑप्शन को स्वीकार करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को यानी कि ए ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। सवर्ण का उच्चारण स्थान है, पहला ऑप्शन है दोस्तों मूर्धा, सेकंड ऑप्शन है तालु, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर दंता और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कंठा। तो मित्रों ये एग्जाम की दृष्टि से सवर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन मान करके चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर लगभग पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो अब हम पहले इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए मित्रों ये जो स है, ये जो सवर्ण है, यह सहवर्ण कौन सा उच्चारण स्थान में आता है। देखिए दोस्तों उच्चारण स्थान को हम लोग निकाले तो अक्कू है विसर्जनीय नाम, कंठ है ईचू यशानाम तालु, यानी कि ये जो संकर वाला जो स आया, इस संकर वाले स के अंतर्गत हमारे पास में कौन सा उच्चारण स्थान आ रहा है, तालु। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा, ब वाले ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा। तो हमारे पास में इसका राइट आंसर कौन सा आ गया, ब वाला ऑप्शन यानी कि तालु। अब देखिए दोस्तों अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ये जो श आ गया हमारे पास में, ये वाला स, यानी कि इस वाले स का यानी कि षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, मूर्धा होता है। एक स और आएगा दोस्तों ऋतु लशानाम दंता, यानी कि हम कह सकते हैं सर्प वाला जो स है, इस स का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, दंत होगा। तो इसको हम लोग यदि क्लियर करें तो हमारे पास में आएगा मूर्धन्य श, ये वाला कहलाएगा, दंत स सर्प वाला स कहलाएगा, और संकर वाला स जो है वो कौन सा कहलाएगा, तालु वाला स कहलाएगा, जो हमारा यहाँ पर आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन हल करने हैं और एग्जाम के अंदर हमसे होने वाली जो त्रुटियां हैं, गलतियां जो हैं, उन गलतियों को अपने को यहाँ पर दूर करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञायाः कः वर्णः स्वीकृत। पहला ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है ओ, थर्ड ऑप्शन है आई, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ई। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, या राइट आंसर को हम लोग स्वीकार करेंगे यहाँ पर स ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में आई जो है इसको कौन सा वर्ण माना गया है, यहाँ पर वृद्धि संज्ञक वर्ण माना गया है। अब देखिए दोस्तों वृद्धि संज्ञक या वृद्धि संधि जो होती है, उस वृद्धि संधि के अंदर दो सूत्र कार्य करते, एक तो होता है वृद्धि रादेच, रादेच ये तो विधायक सूत्र हो गया हमारे पास में, और एक होता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, ये हो गया संधि करने वाला सूत्र। ये कौन सा हो गया, संधि करने वाला सूत्र। अब देखिए दोस्तों यानी कि वृद्धि रादेच कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि आ और ए जो वर्ण होते हैं, आ और ए वर्ण जो होंगे, और एक होता है अ वर्ण, इनको हम लोग कौन सा संज्ञक वर्ण कहते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरी इति शब्द से है का संज्ञा भवति। गौरी इस शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, पहला ऑप्शन है सत्य संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है निष्ठा संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है नदी संज्ञा, और फोर्थ ऑप्शन है घी संज्ञा। तो मित्रों यहाँ पर गौरी शब्द जो है वह कौन सा संज्ञक या संज्ञा हो जाएगा, नदी संज्ञा। अर्थात यहाँ पर हम लोग कौन से ऑप्शन को स्वीकार करेंगे, स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अवर्गीय व्यंजनानि भवन्ति। अवर्गीय व्यंजन वर्ण होते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया अष्ट यानी कि 8, सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ पर पंचविंशति यानी कि 25, स ऑप्शन हो गया यहाँ पर चत्वारः यानी कि 4, और द ऑप्शन हो गया यहाँ पर त्रिंशति यानी कि 33। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अ ऑप्शन, यानी कि अ ऑप्शन को यहाँ पर कौन सा वर्ण माना गया है, अवर्गीय व्यंजन वर्ण होते हैं। क्योंकि दोस्तों 25 वर्ण जो होते हैं वो तो वर्ण कहलाते हैं स्पर्श या स्पष्ट वर्ण कहलाते हैं, 33 ये स्वर और व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आ गए टोटल, और यहाँ पर 4 यानी कि 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो यण वर्ण होते हैं और एक सल वर्ण होते हैं। तो अवर्गीय व्यंजन वर्ण कौन से हो गए, यानी कि उनका जो वर्ग नहीं है। तो इस
क्वेश्चन के आधार पर, एक लॉजिक के आधार पर, यहाँ पर ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा, ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। अर्थात ये किसी भी तरीके से कोई वर्ग व्यंजन वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों, स्वराः भवन्ति, स्वर होते हैं। पहला ऑप्शन है पंच, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर नव, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एकादश, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर त्रयोदश। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा नव, यानी कि ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी जाती है। जैसे 5 तो होते हैं मूल स्वर, और 4 होते हैं हमारे पास में संयुक्त स्वर, ए आई ओ औ। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए दोस्तों? 9 यहाँ पर स्वर माने गए। यदि इनमें ए का दीर्घ आ, ऋस्व ई का दीर्घ दीर्घ ई, उ का दीर्घ दीर्घ उ, और री का दीर्घ दीर्घ री मान लिया जाए, और तो 9 + 4 तो कितने हो गए मित्रों? 13। यानी कि कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। लेकिन माहेश्वर सूत्र के आधार पे ये वर्णमाला चलती है, माहेश्वर सूत्र के आधार पे संस्कृत भाषा चलती है। तो इनके क्वेश्चन को कौन सा स्वीकार किया जाएगा? अर्थात 9 ऑप्शन वाला जो है, यानी कि ब जो ऑप्शन है, इस ब ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृते ऋस्व स्वराः भवन्ति, संस्कृत में ऋस्व स्वर होते हैं। तो मित्रों, जैसे कि हम लोग यहाँ ऊपर चर्चा कर रहे थे, अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही बन करके आ गया, तो निश्चित रूप से अब हम लोग आंसर को ढूंढ सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर पंच, यानी कि ऋस्व स्वर जो होते हैं वो ऋस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर, ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लय वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति, लय वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो मित्रों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आपने, अब इस क्वेश्चन से संबंधित हमने पहले चर्चा कर ली है, यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखा है तो निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चनों को या ऐसे आने वाले क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर हल कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है दंता, सेकंड ऑप्शन है नासिका, थर्ड ऑप्शन है वर्त्स्य, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर तालु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया ल, तो ल का हो जाता है हमारे पास में ऋतु लशानाम दंता। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन को यहाँ स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों, यादयः वर्णाः भवन्ति, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर चत्वारः है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अष्ट, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पंचविंशति। तो मित्रों, इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर स ऑप्शन, यानी कि अष्ट 8। यादयः वर्ण कौन से होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ पर स ऑप्शन को स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, निम्नांकितेषु स्पृष्ट वर्ण है नास्ति, निम्नलिखित में से स्पष्ट वर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन कै, थर्ड ऑप्शन मैं, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर द। अब देखिए दोस्तों, स्पृष्ट वर्ण कौन से होते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रयत्न होते हैं उनमें आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न होते हैं, जिसमें जैसे कि स्पष्ट जो होते हैं वो स्पष्ट वर्ण होते हैं 25, कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक। देखिए दोस्तों, कै भी आ रहा है, मैं भी आ रहा है, और वर्ग का पंचम वर्ण अणय भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नास्ति, और एग्जाम के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर अस्ति और नास्ति को हमें बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे क्वेश्चनों को गलत करवा देते हैं, आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत करवा देते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा के अंदर अपने को क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। तो इस ऑप्शन के आधार पर और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? है, अर्थात पहले वाला जो ऑप्शन है, ए जो ऑप्शन है, उसको यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकितेषु सवर्ण संज्ञकः वर्णो न स्तः, सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है ए या आ, सेकंड ऑप्शन है ई या दीर्घ ई, थर्ड ऑप्शन है री या री, और फोर्थ ऑप्शन है आई और औ। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा मित्रों द, यानी कि यहाँ पर द ऑप्शन को यहाँ स्वीकार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सवर्ण कहते किसे हैं? अर्थात जिनका आभ्यंतर यत्न और
जिनका आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं। तो ए और आ का आभ्यंतर यत्न उच्चारण स्थान समान है, ई और ई का उच्चारण स्थान यहाँ पर समान है, री और री सह वर्ण संज्ञा के आधार पर इनका वर्ण समान है। तो बच गया कौन सा मित्रों अपने पास में? द ऑप्शन ए और औ। इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हुए भी इनकी सवर्ण संज्ञा कभी भी स्वीकार नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा? द वाले ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा, वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे। रमा प्लस टा प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? रमिया शब्द बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बू और जी, लिट लकार, कौन सा लकार है दोस्तों? लिट लकार, ये ध्यान में रखना है अपने को। इत्यस्य पदम अस्ति, तो इसका पहला ऑप्शन है भवती, सेकंड है भवंती, तीसरा है भविष्यति, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर भविष्यंती। अब देखिए दोस्तों ये जी है क्या? देखिए दोस्तों जब हम लोग लकार बनाते हैं तो तिगंत प्रत्यय होते हैं, तो तिगंत प्रत्ययों में से एक प्रत्यय यहाँ पे बनाया जा रहा है, लिया जा रहा है, तिप तस जी, यानी कि बहुवचन का है। लेकिन लकार कौन सा पूछा गया है? लिट लकार यहाँ पर पूछा गया है। तो लिट लकार में रूप बनता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यंती, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में कौन सा रूप बनेगा? भविष्यंती रूप बनेगा। तो हम लोग कौन सा आंसर को स्वीकार करेंगे? यहाँ पर द वाले ऑप्शन को, द वाले आंसर को यहाँ पर स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेवद्वे पदस्य सुवर्गीकरणम अस्ति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास में पहला ऑप्शन है सेव प्लस थ, सेव प्लस जी, सेव प्लस झ, सेव प्लस ध्वम। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से द वाले ऑप्शन को यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लुट इत्यस्मिन् प्रत्यये ल वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। इस प्रत्यय के अंदर ये जो लय है, आधा लय जो है, इस आधे लय की कौन से सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा हुई है? पहला ऑप्शन हलंत्यम, सेकंड ऑप्शन है चूटू, तीसरा ऑप्शन है यहाँ उपदेश अज अनुनासिक इत, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लय सह क्व तद्धिते। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लय सह क्व तद्धिते, अर्थात उत्तर के रूप में अपने को कौन सा स्वीकार करना है? द वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लुट इत्यस्मिन् प्रत्यये ट वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ट वर्ण की कौन सी इत संज्ञा हुई है? ठीक है दोस्तों, तो ट वर्ण की कौन से सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हुई है? तो वही पहले ऑप्शन यानी कि हलंत्यम, सेकंड आएगा यहाँ पर चूटू, तीसरा यहाँ पर उपदेश अज अनुनासिक इत, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लय सह क्व तद्धिते। तो मित्रों यहाँ पर ट जो है वह ट अंत में आ रहा है, हलंत वर्ण भी है। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, यानी कि कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है? यहाँ पर हलंतम सूत्र कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? ए वाला जो ऑप्शन है हलंतम, उसी को ही उत्तर के रूप में स्वीकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लण इत्यस्मिन् सूत्रे अ वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ये जो लण सूत्र है, ये लण सूत्र में विद्यमान जो अ है, इस अ की कौन से सूत्र के द्वारा इत संज्ञा की गई है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन हमारे पास में, जैसे कि पहला ऑप्शन हलंत्यम, सेकंड ऑप्शन चूटू, तीसरा ऑप्शन उपदेश अज अनुनासिकित, और चौथा ऑप्शन है लय सह क्व तद्धिते। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर स्वीकार किया जाएगा स वाले ऑप्शन को, उपदेश अज अनुनासिक इत, अर्थात यहाँ पर हम स आंसर को यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है णवुल इत्यस्मिन् प्रत्यये अण वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो मित्रों वही चार ऑप्शन यहाँ पर आ गए हमारे पास में, हलंत्यम, ब आ गया चूटू, तीसरा आ गया उपदेश अज अनुनासिक इत, चौथा ऑप्शन आ गया लय सह क्व तद्धिते। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ब वाला, अर्थात चूटू सूत्र के द्वारा आने वाला जो अण है, इस अण की इत संज्ञा की गई है, इसलिए हम यहाँ पर ब ऑप्शन को यहाँ उत्तर के रूप में स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नादस्य अपर नाम अस्ति। नाद का दूसरा नाम है घोष,
अघोष है, विवार है, श्वास है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर अघोष है, विवार और श्वास ये तीनों तो हमेशा साथ में आते हैं, तो बच गया कौन सा, घोष। यानी कि यहाँ पर कौन से आंसर को स्वीकार किया जाएगा, ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकितेषु कंठ तालव्य वर्ण है अस्ति। कंठ और तालव्य वर्ण होते हैं। तो देखिए मित्रों ये उच्चारण स्थान से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। अर्थात आई जो वर्ण है इस आई के अंदर कौन सा उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु उच्चारण स्थान स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवार वर्ण है अस्ति। निम्नांकितेषु संवार वर्ण है अस्ति। संवार वर्ण है तो पहला ऑप्शन है क, सेकंड ऑप्शन है स, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर फ और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर है। तो इनमें से हमारे पास में संवार वर्ण कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये वर्ग का वर्ण माना गया है, यानी कि सल वर्णों के अंतर्गत इसे माना गया है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ड ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर है जो वर्ण है इसको किस में माना गया है, संवार में माना गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ड ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकितेषु श्वास वर्ण है अस्ति। निम्नलिखित में से श्वास वर्ण है, पहला ऑप्शन है ल, सेकंड ऑप्शन है जय, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर तय और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर है। तो मित्रों यहाँ पर हमारे पास में इन चार ऑप्शन में से इनका राइट आंसर कौन सा होगा, तो बताइए मित्रों यहाँ पर इन चार में से राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर तो देखिए मित्रों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स, यानी कि तय जो है इस तय वर्ग को कौन सा माना गया है, यहाँ पर इस ऑप्शन के आधार पर श्वास माना गया है। तो उत्तर के रूप में हमें यहाँ पर स वाले ऑप्शन को स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकितेषु ईषद विवृत वर्ण है अस्ति। निम्नांकित में से ईषद विवृत वर्ण है तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, यानी कि स जो है उसको ईषद विवृत वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। मित्रों इनके आज जो हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इनमें प्रश्नों की श्रृंखला कुछ ज़्यादा है या प्रश्न कुछ ज़्यादा है, इसी कारण से अब हम यहाँ पर केवल और केवल उत्तर बता रहे हैं। यदि आवश्यकता रहेगी वहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चनों की व्याख्या भी करेंगे, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस प्रत्याहारे कति वर्णः सम्मिलितः। पहला ऑप्शन है अष्टादश, सेकंड है एकोनविंशति, थर्ड है विंशति, फोर्थ है यहाँ पर एक विंशति। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा हस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में यहाँ पे स्वीकार करेंगे हस प्रत्याहार में 20 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में कौन सा ऑप्शन होगा, स वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स वर्णस्य उच्चारण स्थान स्थलम अस्ति। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो यदि मित्रों आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना है या बड़े ध्यान से देखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को समझा है, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो मित्रों यहाँ पर स जो वर्ण आया इस स वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, पहला ऑप्शन है कंठ, सेकंड है तालु, थर्ड है मूर्धा, तीसरा है यहाँ पर दंता। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा स, अर्थात स वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। और षटकोण वाला जो स है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लय वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न है अस्ति। लय वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, पहला ऑप्शन स्पृष्टम, दूसरा ऑप्शन है ईषत् स्पृष्टम, तीसरा ऑप्शन है ईषत् विवृतम, चौथा ऑप्शन है विवृतम। तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा मित्रों ईषत् स्पृष्टम। कौन सा, ईषत् स्पृष्टम। और इसमें उत्तर के रूप में ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वर्णस्य बाह्य प्रयत्न है नास्ति। मैं वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मित्रों पहला ऑप्शन है संवार है, सेकंड ऑप्शन है नाद है, तीसरा ऑप्शन है घोष है, चौथा ऑप्शन है महाप्राण है। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा द, अर्थात यहाँ पर महाप्राण है जो ऑप्शन लिखा हुआ है, आंसर जो लिखा हुआ है उसको हमें उत्तर के रूप में यहाँ पर स्वीकार, यहाँ पर जुड़े रहें।
अब नेक्स्ट, निम्नांकितेषु उच्चारण स्थानम दृष्टया असुमेलित वर्णः अस्ति। निम्नलिखित उच्चारण स्थान की दृष्टि से असुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ई, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर जय, स ऑप्शन है यहाँ पर यह, और द ऑप्शन है यहाँ पर स। तो मित्रों, इन सब का, ये जो चार अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं, इन सब का हमें उच्चारण स्थान निकालना है। जैसे ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन निकल करके आएगा, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स। यानी कि ये वाला जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि च, छ, जय, झ, यानी कि च वर्ग में आ रहा है, ई भी है, यह भी है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बच गया, यहाँ पर स वाला ऑप्शन बच गया। और इसका उच्चारण स्थान हमेशा क्या होता है, तालु होता है। जबकि इसमें यहाँ पर हमारे पास में कुछ अलग पूछा गया है, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर कौन सा स्वीकार किया जाएगा, स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा, यानी कि द ऑप्शन जो होगा उसे स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे, अंग वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। अंग वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, अंग वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा दोस्तों, नासिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना गया है मित्रों, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमेशा कंठ। नेक्स्ट, यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, तो आपको हमेशा क्या आंसर लिखना है, कंठ है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राम है, ये जो शब्द है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए राम है, ठीक है, राम में शब्द लिखा हुआ मिल जाए और इसके साथ में विसर्ग लगाया हुआ है, और आपसे ये पूछा जाए कि इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तब मित्रों यहाँ पर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। तो मैं आपके इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताता हूँ। ये जो विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई, और आई के बाद में ये विसर्ग लगा हुआ है, तो इस आई का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान किसका माना जाएगा, विसर्ग का। वही उच्चारण स्थान किसका माना जाएगा, विसर्ग का माना जाएगा। इसलिए हमेशा अपने को याद रखना है कि यदि सीधा क्वेश्चन आए तो कंठ आंसर करना है, यदि किसी शब्द के साथ में लग करके आए तो उस शब्द के अंत में आने वाला जो स्वर है, उस स्वर के आधार पर हमेशा जो विसर्ग होता है उस विसर्ग का उच्चारण स्थान परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, निम्नांकितेषु दंतोष्ठ वर्णः अस्ति। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, तो मित्रों इस पद के अंदर, जैसे कि पहला ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है औ, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर व, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ल। तो इनमें से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, देखिए दंतोष्ठ है, ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। यानी कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा, स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु जिह्वा मूल्य वर्ण अस्ति। यानी कि ये जो वर्ण लिखे हुए हैं इनमें जिह्वा मूल्य वर्ण कौन सा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अर्धमात्रा क, अर्धमात्रा च, अर्धमात्रा तय और अर्धमात्रा पै। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा स्वीकार किया जाएगा, जिह्वा मूल्य वर्ण हमेशा क और ख को माना गया है। जैसे कि ऐसी लाइन खींची हुई है उसके सामने क, और एक ऐसी लाइन खींची हुई है उसके सामने ख, यदि ये लिखे हुए होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नांकितेषु उपपद्यमानीय वर्णः अस्ति। अब देखिए पहला ऑप्शन है क, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर च, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर तय और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर पै। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपपद्यमानीय पूछा गया है, तो मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पै। यानी कि पै और फै, इनसे पहले यदि अर्ध विसर्ग मात्रा लगी हुई हो तो उसे कौन सा वर्ण कहते हैं, उपपद्यमानीय वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उष्म वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न है भवति। उष्म जो वर्ण होते हैं उनके आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो मित्रों उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले तो वो देखिए स, श, स और है। ये जो चार वर्ण होते हैं इन चार वर्णों को उष्म वर्ण कहा जाता है।
अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन से संबंधित चर्चा करें। और मित्रों ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट है। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक बार जरूर घुमा करके पूछा जाता है, कभी ऊष्म वर्ण के बारे में, कभी यण वर्ण के बारे में। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है अपने को। पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्पृष्टम, दूसरा है ईषत् स्पृष्टम, तीसरा है ईषत् विवृतम, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर विवृतम। तो मित्रों यहाँ पर इसका कौन सा आंसर स्वीकार किया जाएगा? स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। देखिए मित्रों, अब इससे संबंधित देखो, यहाँ पर स्पृष्ट वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 25, कैसे लेकर के मैथ तक। ईषत् स्पृष्ट वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4, वो होते हैं य व र ल। ईषत् विवृत वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4, वो कौन कौन से होते हैं? स श श है। और विवृत जो वर्ण होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्वर। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में स श श है के बारे में पूछा गया है, यानी कि ऊष्म वर्ण के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स, अर्थात यहाँ पर स ऑप्शन को स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पृष्टम प्रयत्न है भवति। स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं स्पर्शानाम, अंतस्थानाम, ऊष्माणाम और स्वराणाम। तो मित्रों इससे संबंधित हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं और इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर इसका स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयत्नः भवन्ति। प्रयत्न होते हैं, पहला ऑप्शन द्विधा यानी कि 2, पंच 5 होते हैं, या फिर स ऑप्शन है इसका एकादश, या फिर ऑप्शन है यहाँ पर षोडश 16। तो मित्रों इनमें से इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 2, यानी कि ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आभ्यंतर प्रयत्नः भवन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, पहला ऑप्शन 2, ब ऑप्शन है यहाँ पर पंच, स ऑप्शन यहाँ पर एकादश और द ऑप्शन यहाँ पर षोडश है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। देखिए मित्रों, आभ्यंतर प्रयत्न यानी कि यत्न जो होते हैं, यत्न मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक तो होता है आभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी होती है? 5, और बाह्य यत्नों की संख्या कितनी होती है? 11। तो मित्रों अपने से पूछा गया है आभ्यंतर यत्न, तो आभ्यंतर यत्न का यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा स्वीकार किया जाएगा? और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में पंच, यानी कि ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाह्य प्रयत्नः भवन्ति। बाह्य प्रयत्न होते हैं, पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पंच, थर्ड ऑप्शन हो गया यहाँ पर एकादश, फोर्थ ऑप्शन हो गया यहाँ पर षोडश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एकादश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टोजी दीक्षित मतानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्नः भवन्ति। भट्टोजी दीक्षित मत के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? देखिए मित्रों, वैसे तो व्याकरण के अंदर 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता, व्यक्ति विशेष कौन सा? भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार, तो वहां पर निश्चित रूप से हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा? तो जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद में चत्वार है, फिर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर पंच है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने को यहाँ पे स्वीकार करना होगा चत्वार है, यानी कि स ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन है भट्टोजी दीक्षित मतानुसारेण ऊष्म वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न है भवन्ति। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो पहला ऑप्शन है ईषत् स्पृष्टम, ईषत् विवृतम, विवृतम और संवृतम। तो मित्रों यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये मित्रों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होता है हमारे पास में, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास स ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? स ऑप्शन, यानी कि विवृत जो होते हैं उन विवृत को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? ऊष्म वर्ण की श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर जोड़ा गया है। किसके अनुसार? आचार्य भट्टोजी दीक्षित के मत के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपटीशन में या तो अपने को 1 प्लस करते हैं या फिर अपने को 1 माइनस करते हैं। यदि 1 प्लस करते हैं तो दोस्तों हम लोग अगले पायदान के ऊपर पहुंच जाते हैं, यदि माइनस करते हैं तो निश्चित रूप से हम 1 लाख लड़के पीछे चले जाते हैं। तो क्वेश्चनों को बड़े सोच समझ करके आप लोगों को पढ़ना है।
इन क्वेश्चनों को बड़े तन्मयता के साथ में, बड़े ध्यान लगा करके आपको इन क्वेश्चनों को सुनना है, क्योंकि दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चनों को कैसे बदल सकता है, उसकी परिभाषा कैसे परिवर्तन कर सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मेथड भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपके पास में निश्चित पहुँचे। मित्रों इस वीडियो में से मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खर वर्णानाम बाह्य प्रयत्नः भवन्ति, खर वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है। तो दोस्तों खर वर्णों का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है? तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है विवारा श्वासः अघोषः, विवारा श्वासः अघोषः, संवारः नाद घोषाश्य, संवारा नाद अघोषाश्य। तो मित्रों इसके अंतर्गत हमारे पास में ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। देखिए मित्रों ये जो विवार श्वास अघोष जो होते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं हम, विवार श्वास और ये अघोष वर्ण होते हैं, इनमें तो होते हैं खर प्रत्याहार। कौन से प्रत्याहार? खर प्रत्याहार। संवार नाद घोष जो होते हैं इनमें होते हैं हस प्रत्याहार। कौन से प्रत्याहार होते हैं? हस प्रत्याहार होते हैं। याद रखना है एग्जाम के अंदर खर प्रत्याहार भी पूछ लिया जाता है और हस प्रत्याहार भी पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से, या जैसे कि क्वेश्चन का जो मेथड है, पैटर्न जो है, वो पैटर्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो ही हम लोगों को या तो कंपटीशन में 2 कदम आगे या फिर कंपटीशन से ही बाहर कर देते हैं। तो इन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर अपने को थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास में, ग वर्णस्य सुवर्गीकरणम अस्ति। तो मित्रों इसके हम लोग ऑप्शन के ऊपर न जाकर के डायरेक्ट इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर स्पर्श कंठ स्पृष्टम संवार है नाद घोष अल्प प्राण है। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को यानी कि ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसके अंदर आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान, ठीक है दोस्तों, इन सब का यहाँ पर उपयोग किया गया है। और बाह्य जो प्रयत्न है, इन बाह्य प्रयत्नों से संबंधित यहाँ पर ये क्वेश्चन एक साथ बन करके आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, निम्नांकितेषु घोष वर्ण है अस्ति, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? तो मित्रों पहला ऑप्शन है यहाँ पर स, सेकंड ऑप्शन है श, थर्ड ऑप्शन है स और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा कौन सा? द ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। जो यहाँ पर है लिखा हुआ है, इस है वर्ण को ही यहाँ पर कौन सा वर्ण कहा गया है? घोष वर्ण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकितेषु महाप्राण है ध्वनि नास्ति, निम्न में से महाप्राण की ध्वनि नहीं है। तो इसमें हमारे पास में पहला ऑप्शन है ठ, सेकंड ऑप्शन है भ, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ल और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर श। तो इनमें से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ल। ल जो वर्ण होता है, इस ल वर्ण को महाप्राण की ध्वनि नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराणाम बाह्य प्रयत्न भवन्ति, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है। तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है मित्रों यहाँ पर पहला ऑप्शन उदात्त अनुदात स्वरित, सेकंड ऑप्शन है विवार श्वास घोष, स ऑप्शन है यहाँ पर संवार नाद घोष और द ऑप्शन है यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उदात्त अनुदात और स्वरित, यानी कि ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों, शिव सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य मध्य स्थित अकार है उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्रेण इत संज्ञा भवति। यदि मित्रों आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक से सुना है और यदि समझा है तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ पूछने का जो तरीका है, एक एग्जामिनर को
क्वेश्चन पुटअप करने का जो तरीका है सिर्फ वो पैटर्न उसने चेंज किया है, बाकी का उसका आंसर भी वही है और हम लोग वही आंसर यहाँ पर उपयोग में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला ऑप्शन है ए ई ऊण है, ब ऑप्शन है लण, स ऑप्शन है यहाँ पर शहर है और ऑप्शन लास्ट वाला है यहाँ पर हल। तो मित्रों यहाँ पर देखो उपदेश अज अनुनासिक इत के अंदर एकार जो होता है ना, उस एकार की इत संज्ञा की जाती है इस सूत्र के द्वारा। लेकिन वो सूत्र कौन सा था? इत संज्ञा के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों में आने वाला कौन सा ऑप्शन है? ब वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर ब वाले ऑप्शन को यहाँ स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः अस्ति। अष्टाध्यायी ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो मित्रों पहला ऑप्शन है पाणिनि, सेकंड ऑप्शन है पतंजलि, थर्ड ऑप्शन है वररुचि, फोर्थ ऑप्शन है वरदराज। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि, यानी कि ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तिका नाम रचनाकार है अस्ति। वार्तिकों के रचनाकार हैं, तो मित्रों वही चार ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन पाणिनि, सेकंड ऑप्शन पतंजलि, थर्ड ऑप्शन वररुचि, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर वरदराज। तो वार्तिक कार के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों वार्तिक से संबंधित यहाँ पर कौन हो जाएगा? वररुचि, यानी कि स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भट्टोजी दीक्षितेन रचित ग्रंथस्य नाम है अस्ति। अब देखिए दोस्तों, यदि आपने ये क्वेश्चन को यदि आप हल करना चाहते हो तो ये वाला जो नाम है भट्टोजी दीक्षित, ये नाम पहले 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है और उसके सामने बुक का नाम भी लिखा गया था। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी, सेकंड ऑप्शन है मध्य सिद्धांत कौमुदी, थर्ड ऑप्शन है वृहद सिद्धांत कौमुदी, फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? द वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु कस्य त्रिमुनि अंतर्गत है गणना न भवति। यानी कि त्रिमुनि के अंतर्गत इनका नाम नहीं गिना जाता है। तो पहला ऑप्शन पाणिनि, सेकंड ऑप्शन वररुचि, थर्ड ऑप्शन यहाँ पतंजलि ने है, फोर्थ ऑप्शन वरदराजस्य। तो मित्रों इसमें से हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा द वाला ऑप्शन वरदराजस्य, अर्थात द वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए मित्रों यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि त्रिमुनि में शामिल कौन कौन है। नए शब्द को यहाँ पर हटा देते हैं हम लोग और ये बन जाता है कि त्रिमुनि निम्नांकितेषु कस्य त्रिमुनि अंतर्गत है गणना भवति। कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है मित्रों एग्जामिनर का, तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? पाणिनि भी हो जाएगा, वररुचि भी हो जाएगा और पतंजलि भी हो जाएगा। तो उस समय कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर वरदराज के अंदर शामिल नहीं है, अर्थात शामिल है तो तीनों का नाम, शामिल नहीं है तो फिर वरदराज का नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, लघु शब्देन्दु शेखर है ग्रंथस्य रचनाकार है अस्ति। पहला ऑप्शन है केयट है, सेकंड ऑप्शन है नरेश भट्ट है, थर्ड ऑप्शन है नागेश भट्ट है और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर श्रीधर शर्मा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा स वाला ऑप्शन, यानी कि नागेश जो भट्ट है इनकी बुक का क्या नाम है? लघु शब्देन्दु शेखर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, महर्षि पतंजलिना विरचित ग्रंथस्य नाम है अस्ति। पतंजलि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है, पहला ऑप्शन अष्टाध्यायी, सेकंड ऑप्शन महाभाष्य, थर्ड ऑप्शन लघु शब्देन्दु शेखर और फोर्थ ऑप्शन है सिद्धांत कौमुदी। तो मित्रों निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर पहचान गए होंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास में पतंजलि की बुक का नाम है महाभाष्य, यानी कि ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहारा भवन्ति। प्रत्याहार होते हैं चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् और चतुर्चत्वारिंशत्। देखो मित्रों, चत्वारिंशत् का अर्थ हो गया 40, द्विचत्वारिंशत् का अर्थ हो गया 42, त्रिचत्वारिंशत् का अर्थ हो गया 43 और चतुर्चत्वारिंशत् का अर्थ हो गया 44। तो मित्रों प्रत्याहार कितने होते हैं? तो निश्चित रूप से आप पहचानते होंगे प्रत्याहार कितने होते हैं, तो चतुर्चत्वारिंशत्। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? द वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। अल प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? अल प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? पहला चतुर्दश है 14, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42,
त्रिचत्वारिंशत् 43। तो मित्रों इनमें से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा त्रिचत्वारिंशत्, यानी कि 3 और 40, द वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस प्रत्याहारे सम्मिलितः वर्णाः सन्ति। जस प्रत्याहार में कितने वर्ण सम्मिलित होते हैं? वर्गस्य प्रथम वर्ण है, सेकंड ऑप्शन है वर्गस्य द्वितीय वर्ण है, वर्गस्य तृतीय वर्ण है, वर्गस्य चतुर्थ वर्ण है। तो मित्रों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो जस प्रत्याहार में वर्ग का हमेशा कौन सा वर्ण माना गया है? तीसरा वर्ण माना गया है। तो इसलिए हमारे पास इसका कौन सा आंसर राइट माना जाएगा? स वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रै प्रत्याहारे सम्मिलित वर्णाः स्तः। रै प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? पहला ऑप्शन है रै और ए, सेकंड ऑप्शन है रै और ल, थर्ड ऑप्शन है ल और ए, थर्ड ऑप्शन है ल और न। तो मित्रों रै जो प्रत्याहार होते हैं, इस रै प्रत्याहार में रै और ल वर्ण सम्मिलित होते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? ब वाला ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रै प्रत्याहारस्य प्रथम व्याख्याकारः अस्ति। रै प्रत्याहार का प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो मित्रों यहाँ पर रै का प्रथम व्याख्याकार है केयट, अर्थात केयट ने यहाँ पर इसको स्वीकार किया था और नागेश भट्ट ने इस रै प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया है। ये तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मानता हूँ एग्जाम की दृष्टि से ऐसा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के तौर पर रै प्रत्याहार प्रथम व्याख्याकार है अस्ति। रै प्रत्याहार का प्रथम व्याख्याकार कौन है? केयट। और रै प्रत्याहार को मानने वाला, नहीं मानने वाला जो कवि है वो कौन है? नागेश भट्ट। तो इस आधार पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? इस क्वेश्चन के आधार पर ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन वही निकल करके आ गया। कह विद्वान है रै प्रत्याहारम न स्वीकरोति। कौन सा विद्वान रै प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागेश भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कस्मिन् प्रत्याहारे ऊष्म वर्णाः आगच्छन्ति। कौन से प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं? तो ऊष्म वर्णों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? द ऑप्शन, यानी कि सल प्रत्याहार के अंदर हमेशा ऊष्म वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अवर्णस्य कति भेदा सन्ति। अवर्ण के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 60, सेकंड ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 63। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? 18, यानी कि स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट अत्वर्णस्य कति भेदा सन्ति। मित्रों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये मान करके चलिए यदि 6 लाख लड़के बैठे हुए हैं तो 4 लाख लड़के ऑटोमेटिकली कंपटीशन से दूर हो जाएंगे यदि ऐसे क्वेश्चन डाल दिया गया। तो यदि हमको कंपटीशन फाइट करना है तो हमें ऐसे जो क्वेश्चन हैं, लॉजिकल जो क्वेश्चन यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमको अच्छे से याद करके रखना होगा। इनका मेथड क्या कहता है वो अपने को अच्छे से समझ करके रखना होगा, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों को हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यदि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लगातार वीडियो देखना चाहते हो और ऐसे कंपटीशन में आने वाले ऐसे जो क्वेश्चन है उनको हल करना चाहते हो, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कहता है कि अत्वर्णस्य कति भेदा सन्ति। अत्वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है 60, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 63। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि 6, 60 वर्ण जो होते हैं ना, 6 भेद ही माने गए हैं अत प्रत्याहार के। कारण यह है कि मित्रों एक सूत्र चलता है तपरस तत्काल है, यानी कि जिस शब्द के अंत में तपर शब्द यानी कि तय लग जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 6 भेद ही माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर री स्वरस्य कति भेदा सन्ति। री स्वर के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 60, 6, 12, 12, 18, 18, 63 यानी कि 30। तो मित्रों इसमें से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है।
यदि ये क्वेश्चन भी डाल दिया गया एग्जाम के अंदर तो निश्चित रूप से कंपटीशन में कुछ बच्चे यहाँ पर कंपटीशन से दूर हो जाएंगे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कंफ्यूजन स्टार्ट कर देता है। तो मित्रों आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है उनको आप लोग दूर करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द, यानी कि 30। यहाँ पर री जो होते हैं, इस री के कितने भेद माने गए हैं मित्रों? 30 भेद माने गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार करेंगे? द ऑप्शन यहाँ पर स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट, री स्वरस्य कति भेदा संति? पहला ऑप्शन है यहाँ पर 60, सेकंड 12, अष्टादश और चतुर्विंशति 24। ठीक है मित्रों, अब देखिए क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर होगा हमारे पास में अष्टादश। अष्टादश का मतलब हो गया मित्रों यहाँ पर 18। याद रखना है, यदि यहाँ पर चतुर्विंशति शब्द की जगह 63 ऐसा ऑप्शन डाला हुआ है तो सबसे पहले 63 वाले यानी कि 30 वाले ऑप्शन को राइट करना है। 30 वाले ऑप्शन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 30 वाला ऑप्शन वहां पर नहीं है, यदि 30 वाला ऑप्शन वहां पर नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन कौन सा आ गया? अष्टादश। इस क्वेश्चन को यानी कि इस आंसर को वहां पर स्वीकार करना होगा, यह आंसर अपने को वहां पर लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, री स्वरस्य कति भेदा संति? री स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों वही यहाँ पर 30 भेद माने गए हैं, वही 30 भेद यहाँ पे स्वीकार किए गए हैं। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? द। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, री स्वरस्य कति भेदा संति? तो 60, 12, अष्टादश और चतुर्विंशति। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? स वाला ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि मित्रों संस्कृत भाषा में एक सूत्र चलता है, री वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात सवर्णता की जाती है। तो री और री जो वर्ण के जो भेद होते हैं उनको हमेशा प्लस कर दिया जाता है, यानी कि री के तो 18 भेद और री के कितनी हो गई? 12 भेद। 18 और 12 कितनी हो गई? 30। तो सबसे पहले प्राथमिकता तो किसको दी जाती है? 30 वाले ऑप्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 30 वाला ऑप्शन यदि वहां पर नहीं है तो निश्चित रूप से कौन से वाले ऑप्शन को? 18 वाले ऑप्शन को। भाई री हो तो 18 वाले ऑप्शन को और री हो तो वहां पर 12 वाले वर्ण को स्वीकार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर री जो वर्ण है, इस री वर्ण के क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? ब वाला ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा। मित्रों इससे पहले मैंने गलतीवश यहाँ पर स बता दिया है, स वाला ऑप्शन मैंने री के कारण बता दिया है। आप यहाँ पर इसको करेक्शन करके ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास, एच स्वराणाम प्रत्येकस्य भेदा संति? एच जो स्वर होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन 60, सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन अष्टादश, फोर्थ ऑप्शन 63। तो मित्रों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ब वाला ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। और ए, आई, ओ और औ ये जो वर्ण होते हैं इन वर्णों के कितने भेद माने गए हैं? हमेशा 12 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 12 भेद माने गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ब वाला ऑप्शन स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञको शब्द है वर्तते? किस शब्द के अंदर नदी संज्ञक वर्ण है? तो मित्रों नदी संज्ञक वर्ण कौन सा है इसके अंदर? पहला ऑप्शन है हरि, सेकंड ऑप्शन है कवि, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर इंद्र। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? और देखिए मित्रों यहाँ पर हमारे पास में जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर स्वीकार किया जाएगा लक्ष्मी। ठीक है, यानी कि स ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्मिन विकल्पे घी संज्ञको शब्द है अस्ति? पहला ऑप्शन है हरि, सेकंड ऑप्शन है साधु, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर इंद्र। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हरि। हरि जो शब्द है वो कौन सा शब्द हो गया मित्रों? घी संज्ञक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट, कस्मिन विकल्पे
कस्मिन् विकल्पे प्रगृह्यसंज्ञको शब्दः वर्तते। प्रगृह्यसंज्ञक वर्ण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हरि, सेकंड ऑप्शन है कवि, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर लक्ष्मी, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर इंद्र। तो देखो मित्रों, ये तो है नदी शब्द, नदी संज्ञक वर्ण। ये हो गया हमारे पास में जो पूर्व जो क्वेश्चन आए थे उनके आधार पे हम लोग इसका आंसर निकाल रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में घी संज्ञक वर्ण। अब बच गए हमारे पास में दो शब्द, तो जिसमें दीर्घ मात्रा होती है, द्विवचन का शब्द होता है, उसे प्रगृह्य संज्ञक कहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार करेंगे? ब वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विकल्पे संयोगः संज्ञको शब्दः अस्ति। संयोग संज्ञक शब्द है। पहला ऑप्शन हरि ही, सेकंड ऑप्शन कवि, थर्ड ऑप्शन लक्ष्मी, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नरेश है। तो संयोग संज्ञक यानी कि स ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। लक्ष्मी शब्द जो है वह है संयोग संज्ञक वर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञको शब्द है अस्ति। लता, महेश है, वानर है, फले। तो प्रातिपदिक शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। लता शब्द जो है, मूल शब्द जो होता है, मूल जो नाम होता है वह मूल नाम ही क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर कोई विभक्ति, क्रिया, धातु रूप, शब्द रूप ये लगे हुए नहीं होते हैं उसे प्रातिपदिक कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञको शब्द है अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञक शब्द है लता, महेश है, वानर है, फले। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लता, यानी कि ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। कृत तद्धित समासास्य है सूत्रेण संज्ञा भवति। कृत दत्तित समासास सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? पहला ऑप्शन है संयोग संज्ञा, सेकंड है संहिता, थर्ड है प्रातिपदिक, फोर्थ है उपदा। तो मित्रों ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में स। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसको हम लोग यहाँ पर स्वीकार करेंगे, स ऑप्शन को स्वीकार किया जाएगा। कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। कौन से विकल्प में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई है? कृष्ण है, कृष्णा, राजपुत्र है, गत्वा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कृष्णा। ठीक है दोस्तों, इनके साथ में विसर्ग जुड़ा हुआ है, कृष्ण है, राजपुत्र है, गत्वा। इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यह प्रथम पुरुष एक वचन का, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का। कृष्णा शब्द यहाँ पर प्रातिपदिक शब्द नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्मिन् विकल्पे गुण संज्ञको वर्ण है नास्ति। कौन से विकल्प में गुण संज्ञक वर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उ, यानी कि स ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कस्मिन् विकल्पे वृद्धि संज्ञको वर्ण है अस्ति। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे पास में यहाँ पर कस्मिन् विकल्पे वृद्धि संज्ञको वर्ण है अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ, यानी कि ए जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मनस इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञको वर्ण है, वर्ण समूह है अस्ति। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनकी टी संज्ञा की गई है। अब देखिए मित्रों, टी संज्ञा की जाती है सकंदवा दिशु पररूप वाच्यम, ऐसा एक सूत्र चलता है, वहां पर शब्द बनता है मनस धन ईशा, मनीषा। तो वो वहां पर टी संज्ञा की हुई शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो टी करने के बाद में वहां पे संधि शब्द बनता है मनीषा। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें टी संज्ञा की गई है? ठीक है दोस्तों, तो जैसे पहला ऑप्शन है स, सेकंड ऑप्शन है ए, थर्ड ऑप्शन है अस, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नस। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अस, यानी कि इस स वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। मित्रों अभी वैसे क्वेश्चनों की संख्या तो अभी बहुत ज़्यादा है और हम लोग अभी तक 10 पेज तक हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है और हमारा वीडियो कुछ लंबा बन गया है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाले जाएंगे। तो मित्रों आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको यदि ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और विवादित होते हैं, जहाँ पर बच्चे आकर के, स्टूडेंट आकर के
कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप हल करना चाहते हो, लगातार चैनल से जुड़े रहना चाहते हो और कंपटीशन को फाइट करना चाहते हो, तो मित्रों आप लगातार कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।